नमस्कार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, यह हमने एसएससी जीडी और एमटीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की है। इस प्रैक्टिस सेट की आज क्लास नंबर 12 है। इससे पहले भी हमने 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इस सीरीज में हम सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उन्हें एसएससी जीडी, एमटीएस और एसएससी के अदर एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि सभी का सभी एसएससी जीडी और एमटीएस के पैटर्न पर बेस रहेगा। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है जिसमें पूछा है, विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है। तो भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र अधिक योगदान देता है उसके बारे में पूछा है। तो कुल 3 क्षेत्र हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों आते हैं। तो पूछा है जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन सा स्तर देता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी सेवा क्षेत्र, जो कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। तो सेवा क्षेत्र में बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें आते हैं वित्तीय सेवाएं आती है, अचल संपत्तियां आती है, व्यापार आ जाता है, परिवहन आ जाता है और सार्वजनिक प्रशासन की जो गतिविधियां हैं वो भी इसमें एक विस्तृत श्रृंखला में जुड़ी हुई हैं। तो इसी कारण सबसे अधिक सेवा क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद को लाभ मिलता है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें तो वह कौन से राज्य की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सबसे कम की बात करें तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे निम्न हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है। वहीं सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो वह बिहार की हो जाती है। चलिए आगे बात, और भारत की कुल साक्षरता दर की बात करें तो वह 74.04% हो जाएगी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो वह 74.04% हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है, पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित रखते हैं। पंडित ईश्वरी प्रसाद जो कि कथक नृत्य करते हैं, तो वह कौन से घराने से संबंध रखते हैं उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उनका संबंध लखनऊ घराने से हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने की बात करें तो यह अभिव्यक्ति और भावना पर अधिक जोर देता है, जबकि अन्य जो घराने हैं वह लय और पंक्तिबद्ध पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि अभिव्यक्ति और भावना पर कौन सा घराना संबंधित है, तो वह लखनऊ घराना इससे संबंधित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ घराने से ईश्वरी प्रसाद का संबंध हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है आईपीएल 2023। तो इसमें पूछा है 2023 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीती है। तो पर्पल कैप की बात करें तो यह गेंदबाज को दी जाती है जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, तो उसे गेंदबाज को पर्पल कैप दी जाती है। अगर कोई आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाता है तो उसे ऑरेंज कैप से दिया जाता है। तो वही बात की है कि पर्पल कैप 2023 में किसे मिली थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी 2023 की आईपीएल की पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद शमी। तो अभी 2025 को भी आपको याद रखना है कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसे दी गई है, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल उत्सव के बारे में पूछा है कि यह भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं
और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी यह भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाता है। और सरहुल की बात करें तो यह नव वर्ष पर और बसंत ऋतु में झारखंड में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो एक संवैधानिक निकाय है और उसके आधार पर नोडल मंत्रालय दिया है और पूछा है उनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो उसके बारे में बात की गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और बात करें तो इसके राइट आंसर की तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यानी संघ लोक सेवा आयोग, जिसमें कार्मिक, लोक शिकायतें एवं पेंशन मंत्रालय शामिल किए गए हैं। तो यही पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग में कौन कौन से नोडल शामिल हैं, तो इसमें क्रमिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय ये सभी के सभी शामिल किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसमें हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही सोल्व कर रहे हैं, जो कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उससे कवर कर लेते हैं। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें पूछा है 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे। तो यही पूछा है कि 1969 में जो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग, तो वह चंद्रमा पर उतरे थे, तो वह किसके साथ उतरे थे उसके बारे में पूछा है कि वह पहले मानव बन गए थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी एड्रिन के साथ उन्होंने अपनी यात्रा को संपन्न किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, एड्रिन के द्वारा और नील आर्मस्ट्रांग, इन दोनों के द्वारा चंद्रमा पर उतरने के पहले मानव के रूप में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें पूछा है वाणिज्य यानी कॉमर्स शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है। तो कॉमर्स के बारे में पूछा गया है कि यह किससे जुड़ी हुई शब्दावली है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी यह वस्तुओं के वितरण को संदर्भित करता है। तो पूछा है कॉमर्स यानी वाणिज्य शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो यह वस्तुओं के वितरण से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है पोरीफेरा संघ यानी फाइलम प्रोफेरा का कौन सा सदस्य हमारे ये ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मेटाजोन समूह है। तो पोरीफेरा का जो समूह है मेटाजोआ ऑन, तो जो कौन सा है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी सपुंज, जो कि हमारे पोरीफेरा संघ का सबसे पुराना विद्यमान मेटाजोन समूह है, भारतीय यानी पृथ्वी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सपोंज। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है कि केनीशियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी। यानी केनीशियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था पर सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी उसके बारे में पूछा है। तो अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, तो बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना, जो कि भारत सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया होगी अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं ब्रिगेडियर से, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बने हैं। तो बी.डी. मिश्रा की बात करें
तो उन्हें सितंबर 2024 में कौन से केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी उन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लद्दाख का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें गाने दिए हैं और पूछा है इनमें से कौन सा किशोर कुमार के द्वारा गाना नहीं गाया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यारी है इमाम मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी। तो यह गाना किशोर कुमार के द्वारा नहीं गाया गया है, बाकी तीनों के तीनों किशोर कुमार के द्वारा गाए गए गाने हैं। तो देख सकते हैं एसएससी का क्या पैटर्न है, ये सॉन्ग से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी। यह क्वेश्चन किशोर कुमार के द्वारा नहीं गाया गया गाना है, बाकी तीनों किशोर कुमार के द्वारा गाए गए हैं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के पर्यावरणीय परिवर्तन को हम किस नाम से जानते हैं उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी हम उसे मध्य पाषाण या मेसोलिथिक के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य पाषाण के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग 12,000 वर्ष से लेकर लगभग 10,000 वर्ष तक के बीच में इसकी कार्य अवधि रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मध्य पाषाण या मेसोलिथिक के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। पूछा है भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया था? तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कब की थी उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अक्टूबर 2024 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा है किसी विशेष नदी या झील में अप्रवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पूछा है नदी या झील में अप्रवाहित होने वाली भूमि के बारे में पूछा है कि उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जल संभर के नाम से या वाटर शेड के नाम से उसे जाना जाता है, जो कि नदी या झील में अप्रवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करते हैं। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, जल संभर या वाटर शेड के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि एक सर्वे को नेट से ये जो एक सरव होती है को नेट से 1.98 मीटर यानी 6.5 फीट दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजरना चाहिए। शॉर्ट सर्विस लाइन डैश में एक लाइन है। तो बात की गई है कि शॉर्ट सर्विस लाइन किस खेल से संबंधित है, तो उसके बारे में पूछा है। तो शॉर्ट सर्विस लाइन की बात करें तो यह कौन से खेल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी यह बैडमिंटन से जुड़ा हुआ एक शब्द है जिसमें शॉर्ट सर्विस लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बैडमिंटन में शॉर्ट सर्विस लाइन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामांकित किया गया था? तो वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया लिया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी 86वां संविधान संशोधन था जिससे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामांकित कर लिया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
86वां संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है नृत्य और संगीत की थेयम अनुष्ठानिक कला शैली से संबंधित नारायणन ईपी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो थेयम अनुष्ठानिक कला शैली से जो कि नारायणन ईपी शैली को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो उसके बारे में पूछा है कि उन्हें कौन से वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी 2024 में नारायण ईपी को थेयम अनुष्ठान कला शैली के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 2024 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि ब्रिटिश सरकार के तीसरे गोलमेज सम्मेलन की स्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो श्वेत पत्र प्राप्त किया गया था वह किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी 1933 में, यानी जो गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया था तो उसकी याद में व्हाइट पेपर जो कि प्रकाशित किया गया था वह 1933 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 1933 में व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन की स्तुतियों यानी उनकी याद पर किया गया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 1933 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ किया गया था। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करें तो यह कौन से वर्ष को आरंभ किया गया था उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी 1 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, 1 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट के पार्ट हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।